सूफी संगीत होता क्या है? हिंदू रिलीजन में भजन से ईश्वर को रिझाया जाता है। उसी तरह से मुस्लिम्स में कुछ सूफी फकीर हुए हैं। सूफी का जो जुड़ाव है वो फकीरों के साथ ही ज्यादा है। बॉलीवुड जा सकते थे, फिल्मी दुनिया के जी। संगीत में जा सकते थे, जी। गजल को ही क्यों चुना? गजल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आप हर तरह की गायकी को आप गा सकते हैं। लाइक आप बॉलीवुड गा सकते हैं, आप लता जी को देखिए ना, उन्होंने सूफी भी गाया तो उन्होंने बॉलीवुड भी गाया तो उन्होंने गजल भी गाई, उन्होंने ठुमरी भी गाई, उन्होंने क्लासिकल भी बहुत अच्छा गाया। यदि कोई व्यक्ति मोहब्बत में फेल हो जाता है या उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिलती है या वो मोहब्बत में कहीं ना कहीं अपनी जो सोचता है वो नहीं कर पाता है तो या तो शायर बन जाता है या गायक बन जाता है। सच्ची बात। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? म्यूजिक से मोहब्बत को बांटा है लोगों में। कलाकार की लाइफ छोटी रहती है कलाकार के तौर पे। प्रॉपर तरीके से सीख कर किसी चीज को आप करेंगे, आपकी चीज कभी पुरानी होगी नहीं। सुरेश वाडेकर साहब आज के 50 साल पहले भी गाते थे और वो आज भी गा रहे हैं। आप हैं राहुल फुरसतिया के संग, जिन्हें आप जानते नहीं है लेकिन कुछ ही समय में आप उन्हें जानने लगेंगे। आज मेरे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो गज़ल एवं सूफी गायक हैं और ज़बरदस्त गाते हैं। मतलब आज का पॉडकास्ट काफ़ी म्यूजिकल होने वाला है, आप देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आनंद आएगा। एक चीज़ और इनके बारे में है, 2022 में जब गज़ल खजाना जो प्रोग्राम था जिसमें सुरेश वाडेकर जी, पंकज उधास जी और हिंदुस्तान के सबसे टॉप क्लास जिन्हें गज़ल और सूफी सिंगर थे वो जज थे और उन्हीं जजों के द्वारा ये तराशे गए हीरा हैं जिनका नाम है सुरेंद्र के रावल जी, जिनका मैं स्वागत करता हूँ मेरे पॉडकास्ट में। म्यूज़िक के बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज है लेकिन इतनी कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन आजकल जो सूफी संगीत चल रहा है, गजल चल रहा है और ना जाने आजकल तो और क्या क्या चल रहा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ तो जब ये गजल हुए, सूफी संगीत हुआ या पुराने गाने जब भी देखते हैं, सुनते हैं तो एक बहुत सुकून मिलता है। और आदमी जब दुख में होता है, कुछ सुनने का मन करता है तो इन गानों को लगा के रखता है। एक खासियत और है, जब मैं कभी सफर में जाता हूँ तो मैं किशोर कुमार जी के या 90s के गाने सुनना पसंद करते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता है कि सफर हमारा कब खत्म हो गया। तो मैं आज स्वागत करता हूं सर का। काफी टाइम से मैं इनसे टाइम मांग रहा था लेकिन ये भी अपने शेड्यूल में बिजी रहते हैं, लेकिन आज वो समय आया जब ये मेरे साथ पॉडकास्ट के लिए पधारे हैं हमारे स्टूडियो में। तो मैं स्वागत करता हूँ सर। कैसे हैं सर आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। मैं अच्छा हूँ सर। आज आप और मिल गए तो अब और अच्छे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि सूफी संगीत होता क्या है? हिंदू रिलीजन में भजन से ईश्वर को रिझाया जाता है। उसी तरह से मुस्लिम्स में कुछ सूफी फकीर हुए हैं और सूफी का जो जुड़ाव है वो फकीरों के साथ ही ज्यादा है। और वो फकीर सिर्फ अल्लाह की इबादत में या जो भी वो कहते हैं मालिक की इबादत में, वो लोग उस मालिक को रिझाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। तो वो सूफी, उसको सूफी आप कह सकते हैं। तो इसकी हिस्ट्री जैसे अपन जानना चाहें तो जैसे कौन बड़े संगीतकार हुए या सर बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं, जैसे एक औलिया आपने नाम सुना हो, शमस हुए हैं, तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं। मेरी इतनी प्रगाढ़ इसमें नॉलेज नहीं है, जो कि मेरा क्षेत्र गज़ल गायकी ज़्यादा रहा है। तो गज़ल गायकी के साथ साथ मुझे सूफी भी बड़ा अच्छा लगता है, गाना भी और सुनना भी। तो अब आपने क्वेश्चन चूँकि सूफी भी गया है तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से हमारे हिंदू रिलीजन में भजनों के द्वारा ईश्वर को रिझाया जाता है, उसी तरह मुस्लिम में सूफी के द्वारा अल्लाह मालिक उनको रिझाया जाता है। जी। तो जैसे आपने गजल स्टार्ट की, जब आप रियाज करते होंगे, जब आपने मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई गजल से आपके साथ? सर स्टार्टिंग में मेरा गज़ल का कोई ऐसा था नहीं कि मैं गज़ल गायक बनूँगा। दरअसल मैं 2005 में झालावाड़ शहर के पास में एक गांव है गाडरवाड़ा। आपने ओशो का नाम सुना? हाँ। तो रजनीश ओशो का गांव है गाडरवाड़ा, एमपी में। एमपी में है? वो गाडरवाड़ा है, जबलपुर के पास? जबलपुर के पास में। और मेरे गांव का नाम है गाडरवाड़ा नूर जी, क्योंकि वहाँ पे एक मज़ार है बाबा नूर साहब का, तो वो काफ़ी चमत्कारी स्थान है।
तो वहाँ से उस पहले गाडरवाड़ा था, फिर बाबा साहब वहाँ बसे तो उन्होंने गाडरवाड़ा नूर जी उसका नाम हो गया। तो 2005 में मैं वहाँ से निकल कर म्यूज़िक की तालीम लेने के लिए, क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम लेने के लिए बूंदी अपने पास में जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने एमयूज़ किया क्लासिकल म्यूज़िक में। तो मेरा पहले वहाँ क्या कॉलेज वॉलेज है या क्या है? जी, वहाँ या पे स्कूल क्या है? वहाँ पे कॉलेज है। क्या एज रही होगी आपकी उस वक्त? उस टाइम पे मेरे ख्याल से 18 साल का मैं होऊँगा। जी, 12th पास तो आउट। जैसे आपका ये म्यूजिक के प्रति आपके घराने में भी म्यूजिक था यस सर, या आपके घर से कोई यस सर, यस सर। मेरे मैं थर्ड जनरेशन हूँ ओके म्यूज़िक में, और मेरे जो दादाजी थे, उस्ताद रामनारायण जी, वो झालावाड़ दरबार के रियासत काल में उनके गवैया थे। तो उस ज़माने में दादाजी को, आज के 70-80 बरस पहले की बात बता रहा हूँ, कि राजा साहब का रथ लेने जाया करता था दादाजी को गाँव में। मतलब काफी रेस्पेक्ट दी काफ़ी जाती थी। रेस्पेक्ट दी जाती और काफ़ी उनको सम्मान भी मिले हैं दादाजी को। बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, तो पर इतना ही कहूँगा कि हाँ, म्यूज़िक से मेरे दादाजी से ही हम लोग जुड़े हुए आ रहे हैं। पहले दादाजी करते थे, फिर पापा करने लगे उस काम को, फिर मैंने थोड़ा-सा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। चल रहा है। आप बूंदी पहुंच गए, जी। फिर बूंदी से बूंदी से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम ली। वहाँ पे कई गुरु मेरे रहे हैं और बहुत अ ऐसा समझिए आपकी बहुत गुणी गुरु मेरे रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि बूंदी की इतनी हाँ खासियत है। सर, हाँ सर, ये सही बात पूछी आपने कि बूंदी एक छोटी जगह है, लेकिन म्यूज़िक के एतबार से हम देखेंगे तो बहुत खूबसूरत जगह है। और 5 साल लगभग मैं बूंदी में रहा। 5 साल। जी, एमयूज़ मेरा वहीं से हुआ है। क्लासिकल म्यूज़िक से मैंने एमए किया है और 2007 के अंदर मैं क्लासिकल वोकल म्यूज़िक में राजस्थान टॉपर भी रहा हूँ। ओके जी, उसके बाद में अभी 2022 में गज़ल खजाना का विनर रहा हूँ मैं, लेकिन वो क्लासिकल के बाद ही मैंने गज़ल की राह चुनी। पहले मेरा जो बेस था वो क्लासिकल ही था। और गजल में आने के पीछे क्या है आपका रहा? सर आजकल मतलब क्यों गजल में आए आप? देखिए जैसे मतलब आप चाहे तो बॉलीवुड जा सकते थे, फिल्मी दुनिया के जी, संगीत में जा सकते थे, जी, जी। गजल को ही क्यों चुना? सर कहीं न कहीं मुझे गज़ल सुकून देती है। वैसे तो हर विधा अपने आप में सुकून है। आप सूफ़ी सुनेंगे तो सूफ़ी में भी सुकून मिलेगा आपको। आप बॉलीवुड संगीत सुनेंगे, पुराना जो म्यूज़िक है या नया, जो अच्छे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जैसे लाइक अरिजीत, अभी श्रेया घोषाल, ये जो लोग काम कर रहे हैं तो इनका म्यूज़िक सुनना अच्छा लगेगा आपको। पिछले दौर में हम जाएँगे तो लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, मन्ना डे हैं, आशा जी हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी हैं। बहुत सारे लोग हैं भाई जिनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या बात है। तो नहीं, गज़ल मैं ऐसा चाह रहा था जैसे जानना कि लोग बाग तो बॉलीवुड की तरफ भाग रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ पैसा भी है, फेम भी है, नाम भी है, ग्लैमर भी है, सब है। लेकिन आप आए गजल की तरफ जी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि गजल में इतना कुछ नहीं होगा जितना बॉलीवुड में है। और गजल एक मतलब आप लोग जैसे हैं, आप लोगों ने ही गजल को जिंदा रख रखा है, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं सर, मुझसे भी बड़े-बड़े हाँ, कई मैं वो फनकार ऐसा ही बोल हैं। रहा हूँ भाई आप एकदम मान लीजिए कि जी। किसी पायदान पे है तो आपने भी उसको रोक रखा है। नहीं तो लोग बाग मेरे हिसाब से उसको भूलते जा हाँ, रहे हैं और बस पता नहीं खिदमत कर रहे क्या-क्या हैं सर, सुनते जा गज़ल रहे की खिदमत कर रहे हैं, बस उस राह को पकड़ के चल रहे हैं। और कहीं न कहीं ऐसा नहीं है सर, जैसे भी आपने कहा ना कि बॉलीवुड म्यूज़िक, ऐसा नहीं कि गज़ल गाने वाला बॉलीवुड म्यूज़िक को नहीं गा सकता, फ़िल्मी गाने नहीं गा सकता। गज़ल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आप हर तरह की गायकी को आप गा सकते हैं। लाइक आप बॉलीवुड गा सकते हैं। आप लता जी को देखिए ना आप, उन्होंने सूफ़ी भी गाया तो उन्होंने बॉलीवुड भी गाया तो उन्होंने गज़ल भी गाई, उन्होंने ठुमरी भी गाई, उन्होंने क्लासिकल भी बहुत अच्छा गाया। तो आप गले को जैसा बनाते हो वैसा बन जाता है। रियाज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का रियाज़ कर रहे हैं। हैं। एक चीज़ जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने की जो मोहब्बत हुआ करती थी, हुँ, जिसमें मतलब इतना प्रेम रहता था, सब आपस में एक लड़का-लड़की को प्रेम करता था और उसके ऊपर ही सारा म्यूज़िक, गाने-वाने सब चलते थे। हुँ। मतलब एक इंतज़ार रहता था कि मैंने कोई मैसेज कर दिया या मैंने कोई चिट्ठी भेजी तो उसका एक मैसेज रहता था, एक प्यार-मोहब्बत में। आज वो सब कुछ देखने को नहीं मिलता, इतना फ़ास्ट हो गया है सब कुछ, तो ऐसे में म्यूज़िक कहाँ रहता है? सर म्यूज़िक तो हर जगह है। और क्वेश्चन आपने बड़ा पेचीदा पूछ लिया, क्योंकि
अब उस ज़माने से इस ज़माने में आना बड़ा क्योंकि मैं तो 20 के ज़माने का हूँ। उस ज़माने से अगर बात करेंगे तो वो देखिए वो एक अलग दौर था और मोहब्बत तो थी। मोहब्बत हमेशा रहेगी ऐसा नहीं, लेकिन मोहब्बत के मायने अब चेंज हो गए हैं मेरे ख़्याल से। लोग अब थोड़े से आर्टिफ़िशियल हो गए हैं और अम, प्यार नहीं कहा जा सकता उसको। एक तरह से वो एक आप उसको बिज़नेस कह सकते हैं कि पहले के लोग तो किसी लड़के के घर में कुछ भी नहीं है, लड़की किसी अच्छे ख़ानदान की, मोहब्बत हो गई तो शादी कर लेते थे, स्पेंड करते थे टाइम को। आजकल तो सर वो आजकल इकोनॉमी देखते हाँ, हैं। आजकल सिर्फ़ वही पैसा देखते हैं और उससे ही मोहब्बत है आजकल, तो काफ़ी अंतर है। पर हम तो इस बात को कह नहीं सकते क्योंकि हमें तो सबके बीच में जाना होता है। यूथ भी हमारे साथ है तो पुराने लोग भी हमारे साथ हैं, सब लोग हैं, ठीक है? और वैसे भी मोहब्बत की कहाँ परिभाषा है सर? एक ऐसा लोग बाग बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मोहब्बत में फेल हो जाता है या उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिलती है या वो मोहब्बत में कहीं न कहीं अपनी जो सोचता है वो नहीं कर पाता है, तो या तो शायर बन जाता है या गायक बन जाता है। हाँ, सच्ची बात तो है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि मेरी 2-3 पीढ़ियों से मेरा म्यूज़िक चला आ रहा है। मैं 3rd जनरेशन हूँ और मैंने तो मोहब्बत के लिए कभी म्यूज़िक को किया नहीं। बस म म्यूज़िक से मोहब्बत को बाँटा है लोगों में और अपना बनाया है। मेरे पर्सनल मैटर पे आप जाएँगे तो वो ज़्यादा मैं नहीं समझता कि वो बेटर रहेगा हमारे इस ब्रॉडकास्ट में। तो मैं तो यही कहूँगा कि म्यूज़िक एक मतलब आपने मोहब्बत के कारण शायर नहीं बने। नहीं आप सर, नहीं आप सर। आपने आप अपने नहीं सर, अपने मोहब्बत नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैं मोहब्बत के लिए ही गाने सुनता हूँ। कहीं न कहीं मैं एक ऐसी जगह से उठा हूँ जहाँ पे मैं इस ब्रॉडकास्ट में मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो कहीं न कहीं देखिए म्यूज़िक को आदमी क्यों सुनता है? जब वो कभी किसी दुःख में होता है या कभी बहुत खुशी में होता है। अलग-अलग दौर में इंसान अलग-अलग तरीके का म्यूज़िक सुनता है। तो मैं जिस जगह से उठा हूँ, तो मैं जब म्यूज़िक सुनता हूँ, तो मुझे अब मेरा पुराना दौर याद आता है। मैं अपने पुराने दौर को सोचता हूँ, उसको सोच के मैं सुनता हूँ म्यूज़िक को, उसको करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख़्याल में एक चीज़ ये भी है कि म्यूज़िक को दिल से वही कर पाएगा जो हालातों से गुज़रा है। हालातों से गुज़रना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हालातों को नहीं जानते हैं कि सुख क्या है, दुःख क्या है, तो आप आपकी म्यूज़िक में इमोशंस ला ही नहीं सकते हो कभी। आप नहीं ला सकते, आप बनावटी म्यूज़िक कर सकते हैं बस, कि उसमें 4 मुर्गियाँ या 4 हरकतें ऐसी ऐसी गा दी बस सामने वाले ने तो उसको आपने कॉपी कर लिया और आपने गा दी। लेकिन फ़ील कहाँ से डालोगे उसमें आप? फ़ील तो तभी आएगा तब जब आपने महसूस किया होगा कि यार ये दुःख क्या है यार, ये सुख क्या है? वही आपके गाने में, आपकी मौसीकी में झलकता है। हम काफ़ी डीपली चले गए। जी। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, जैसे पहले का जो संगीत था, जिसमें बोल बहुत अच्छे होते थे हुँ, और आज का जो संगीत है मैं मानता हूँ म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है। हुँ, क्योंकि अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगते हैं हुँ। और काफ़ी कुछ देखिए म्यूज़िक में तो काफ़ी कुछ बहुत चेंजेज़ हुए हैं जी, ज़बरदस्त तरीके जी। से। तो आप आज लेकिन लेखक ही वैसे नहीं रहते हैं गानों में, मैं तो देख रहा हूँ कई-कई गानों में गालियों का प्रयोग हो रहा है और गाने उसमें मिलियन व्यूज़ आते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ सर, मैं तो इस बारे में तो यूथ से ही यही कहना चाहूँगा, जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं कि अ, अच्छा म्यूज़िक सुनें क्योंकि प आपने सही बात पूछी है कि जो पुराने जो शायर होते थे, कितना अच्छा लिखते थे वो। फिर उस पे उसको कंपोज़र कंपोज़ करता था, म्यूज़िक डायरेक्टर उस पे म्यूज़िक कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग म्यूज़िक बनाते थे। और आप देखिए कि पुराने म्यूज़िक को जब भी आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये म्यूज़िक जैसे कोई अभी बना है, हमेशा एवरग्रीन जिसको बोलते हैं। अभी की म्यूज़िक को देखिए आप अ, साल में मेरे तकरीबन 100 पिक्चरें आती होंगी ना, आराम से। और जब पिक्चरें आती होंगी उस टाइम पे 2 या 3 महीने तक आप किसी गाने को याद रखते होंगे, जब वो नया-नया आता है और आप चौथे महीने में उस गाने को भूल जाते हैं। चौथे महीने में सर ज़्यादा बोल रहे हैं आप। हाँ, आजकल तो तो महीने भर में भूल जाते हैं। क्योंकि नई पिक्चर आ जाती है, नहीं उसमें आता। नए गाने आ तो प्लस वो कनेक्ट भी नहीं कर पाती। कोई हिट सॉन्ग है तो बात अलग है। हाँ, पर सर हिट सॉन्ग भी कितने कितने चला लेंगे आप? हाँ, उस लेवल का काम थोड़ी कर पा रहे हैं। आजकल के जो म्यूज़िक को बनाने वाले हैं, वो अच्छा कुछ लोग अच्छे भी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं अभी इस दौर में, चाहे वो गज़ल हुई, चाहे वो गाना हो ठुमरी हुई, क्लासिकल हुआ। तो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उन अच्छे लोगों को ये जो गालियों वालों जब आपने सवाल किया गालियों वाला सवाल,
तो ठीक है सर, इनकी दुकानें चल सकती है लेकिन ज़्यादा टाइम की दुकानें नहीं है। लेकिन मैं ये तो हो गया एक गायकी के तौर पर, लेकिन इनको सुनने वाले भी ऐसे हैं कि जो मिलियन व्यूज आते हैं। यूथ को क्या बोल सकते हैं आप? आपने 5 महीने के 5 साल के या 10 साल के बच्चे को मोबाइल दे रखा है, उसको थोड़ी मालूम है क्लासिकल म्यूजिक क्या है। आप घर में क्लासिकल म्यूजिक चला के बैठोगे या सुनोगे तभी तो बच्चा आपका क्लासिकल म्यूजिक सुनेगा। आपने खुद ने अगर हनी सिंह को या एक्स वाई जो भी हुआ, हनी सिंह ही नहीं, कोई भी जो पॉप सिंगर हुआ या एक्स वाई जो भी हो सकता है, रैपर हुआ कोई, रैपर। तो आप घर में वो सुनोगे तो बच्चा तो वही सुनेगा आपका। सही बात। अब आप कितना मोबाइल यूज करते हैं और आपका बच्चा कितना मोबाइल यूज कर रहा है, तो हाँ, यूथ से हो उसको रहा है तो ना। नॉलेज तो है ही नहीं ना, वो तो जो आ रहा है, जिसका व्यू आ रहा है तो वो भी दिखता है ज्यादा, सब चीजें प्रमोशन भी रहता है, सभी चीजें। उसका एक कारण ये भी रहा है कि मल्टीमीडिया जो का जो ज़माना है, ये इसने उन लोगों को काफ़ी आगे पहुँचा है और उन्होंने भी पीछे रहने की कोई कमी नहीं की है, आगे बढ़े वो, क्योंकि उनको मालूम है कि यूथ है तो हम हैं। फेवरेट कौन से आपके गजल गायक रहे? सर फेवरेट गज़ल गायक तो मेरे ही नहीं, सभी के उस्ताद मेहदी हसन साहब, उस्ताद गुलाम अली खां ज़फ़रानी। मतलब हाँ, जिनको आप आप ज्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं हुँ, किनकी ज्यादा सुनाना पसंद करते हैं? सर प्रोग्राम जब होता है तो ऑडियंस के मुताबिक हमें काम करना पड़ता है कि ऑडियंस किस तरह की वो क्या सुनना मतलब पसंद करती स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट है। किया, स्टार्टिंग तो सर हम हमारे मूड से ही शुरू करते हैं, तो लाइक आज जैसे हमारे लिए क्या? खास साहब की एक गज़ल सुनाता हूँ आपको। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। जिंदगी में तू मिला तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी एक जरा सा हमें दोहरा का भी हक है, जिस पर मैंने वो सांस तेरे लिए रख छोड़ी है, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुम्हें चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। जिंदगी तो एक खान साहब की बड़ी मशहूर गज़लों में से एक है, उस्ताद मेहदी हसन आपकी साहब। आवाज तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। ये सब उन गुणी लोगों का आशीर्वाद है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। अभी भी रियाज करना पड़ता है? सर ताउम्र करना पड़ेगा जब तक आप इस विधा से जुड़े हैं। तो रियाज में कितने घंटे देते हैं रोज? सर देखिए, अभी कलाकार के साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले पहले तो क्या था कि लोग जो मौसीकी के जो लोग थे, संगीत के जो लोग थे, वो घंटों 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे रियाज़ किया करते थे। इतना क्योंकि रियाज? हाँ, क्योंकि उस ज़माने में सर एक तो पहली चीज़ तो ये थी कि इतनी भाग-दौड़ नहीं थी खाने-कमाने की। अब क्या है कि दौर चेंज हुआ है तो आपको इस दौर के अकॉर्डिंग आपको रहना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा। अब उस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में आप आपके फ़न को कितना टाइम दे पा रहे हैं? तो बेसिकली मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम एक छोटे से छोटे या कोई से भी लेवल का गायक हो, 2 से 3 घंटे तो रियाज़ रोज़ का करना ही चाहिए। आप करते हैं हाँ सर, रोज? रोज़ 2-3 घंटे हो जाता है। कभी खुद को तो करना ही पड़ता है, लेकिन जैसे मेरा इंस्टीट्यूट भी है, सुरबीट्स म्यूज़िक क्लासेस के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है कोटा में। तो बच्चे आते हैं, 2-3 घंटे बच्चों को लेके बैठता हूँ, अलग-अलग बैचेज़ होते हैं उसमें, तो उनके साथ उनको सिखा रहा हूँ तो मेरा रियाज़ ही तो हो रहा है, बहुत मेरा सही। रियाज़ ही। एक आज का ज़माना जो है काफ़ी कॉमर्शलाइज़ेशन का ज़माना हो गया है। इसमें आप संगीत को कहाँ देखते हैं? मतलब एक यूथ जो है, जो आप इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं आपने कहा, तो एक उसको अपना प्रोफ़ेशन बना सकता है? यूथ की बात कर रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं बना सकते सर? जिस तरह से अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, जैसे आप कोई बिज़नेसमैन बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, ये भी एक फ़ील्ड है, चुन सकते हो आप। बाकायदा बस आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैं कर कर रहा हूँ वो
क्या कर रहा हूँ, वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। आप अच्छे गुरु से तालीम लेके सीखोगे, सब चीज़ों को करोगे तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी। और वैसे भी म्यूज़िक में मंजिल नहीं होती सर, इसमें तो स्टूडेंट रहना पड़ता है इंसानों को हमेशा। हमेशा। मंजिल जिसको मिल गई फिर वो रुक जाता है। एक देखता हूँ मैं कभी कभी, जो यदि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं अपन, बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, और तो एक सर चढ़कर एरोगेंस आ जाता है, वो आप में नजर नहीं आता है। सर म्यूज़िक तो यही सिखाता है कि आप हाँ डाउन टू अर्थ रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने कहा ना सर, इमोशंस कहाँ से लाओगे आप सामने वाले के दुख को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो आप आपके गाने में कैसे इमोशंस लाओगे। आज आप मुझे देखते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ, कल आप मुझे किसी कंपोजर के रूम में देखोगे, मैं किसी लिरिक्स को कैसे कंपोज कर पाऊंगा जब तक मेरे अंदर आप अपने कुछ नए गाने भी लिखते हैं कुछ? सर मैं लिखता नहीं हूँ, मैं कुछ शायर अभी भी अच्छे शायर हैं, जैसे मेरे एक मित्र हैं नागपुर के डॉक्टर समीर कबीर, उनकी गज़लों को, उनके गानों को मैं कंपोज करता हूँ। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल भी रहे हैं, जिसको दिल्ली का एक लड़का है श्रीयन नाम से, वो गा रहा है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं आपकी कंपोजिशंस आप क्यों नहीं गाते हो, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद अभी मैं चल रहा है मेरा सिस्टम, फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों में पैसे की। मैं वो इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि जैसे फाइनेंस की तो अब हर जगह जरूरत पड़ने लग बिल्कुल गई, बिल्कुल सर। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई यूथ है, वो अपना इसको प्रोफेशन बना सकता है, तो इसमें पैसा है? बिल्कुल सर, बहुत पैसा है। मैंने कहा ना सर, सही डायरेक्शन में आप काम करेंगे तो पैसा है आपके पास बहुत। गजल गायक में भी, गज़ल गायकी हुई, सूफी गायकी हुई, कोई सी भी गायकी हुई, सब में पैसा है, अथाह पैसा है। बस उसको सही टाइम पे सही जगह पे अप्लाई करना है बस आपको। एक कलाकार की लाइफ छोटी रहती है कलाकार के तौर पे, मतलब जैसे आया कोई सिंगर 2-3 साल में हिट हो गया, तो वो चाहता है कि मैं जितना चाहूँ बटोर लूँ, और वो चीज है। इसे कैसे देखते हैं, मतलब लाइफ पहले जैसे सिंगरों की तरह नहीं आती थी। कल मैं उनका सुन रहा था, आपके भूल गया वो लेखक, अपने लिरिक्स है समीर सर, समीर सर का मैं सुन रहा था, जो लिरिक्स लिखते हैं। समीर कबीर ना? नहीं, समीर जो बहुत फेमस है, अच्छा, जो समीर है उनकी सुन रहा था मैं। वो बोल रहे थे कि मेरे पास एट ए टाइम 100 मूवियों को लिखने के ऑफर्स आते हैं। ऑफर्स थे, मतलब 100 मूवी कर रहे थे वो एक साथ, इतना कुछ लिख रहे थे लिरिक्स में, और उनके गाने बेहतरीन रहते हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि एक कलाकार का अब इतना छोटा समय होता है, तो वो एकदम चाहता है कि यार मैं, क्योंकि मेरा फेम और पैसा जाने वाला है, क्योंकि लोग बागों को नई चॉइस मिलने वाली है आजकल। नहीं सर, ये ठीक बोली आपने बात, पर ऐसा नहीं है एक्चुअली। छोटी नहीं कही जा सकती म्यूजिक वालों की लाइफ। आप अगर प्रॉपर तरीके से सीख कर किसी चीज़ को आप करेंगे, आपकी चीज़ कभी पुरानी होगी नहीं। सुरेश वाडेकर साहब आज के 50 साल पहले भी गाते थे, और वो आज भी गा रहे हैं पिक्चरों में। इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि सुरेश वाडेकर साहब बैठ गए, पर क्यों गा रहे हैं अभी तक? क्योंकि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को सीखा है, जिया है। और ये जो आजकल 2 साल 3 साल में जो सिंगर बन जाते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं, फिर वापस गायब हो जाते हैं, सर एक्चुअली वो क्लासिकल म्यूजिक सीख कर नहीं आते हैं। वो जैसे आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ तुरंत रातों रात हिट कर देती है इंसान को। आप देख लीजिए काचा बादाम से जो आदमी फेमस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इंडिया में। और देखा उसके बाद इतना पैसा आया, लेकिन वो वापस कंगाल हो गया, ऐसा सुनने में आया। तो सर वही है ना कि उसने सीखा नहीं ना, बस क्लिक हुआ है लोगों के दिमाग में कि यार अरे वो एक रैपर है, बहुत अच्छा गा रहा है आजकल, तो लोग उसको सर्च करेंगे लोग। तो अब वो सर्च कर लिया, वो रातों रात हाईलाइट हो भी गया, उसको रियलिटी शोज में बुलाने भी लग गए लोग। लेकिन कब तक? देखिए, एक कलाकार को तो वो जब तक पकेगा नहीं तब तक वो बनेगा नहीं, वो वाली बात है। सर पंकज उदास की मेरी फेवरेट एक है चांदी जैसा। अच्छा, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो। और मैं एक, मेरे साथ ये है कमी के है या खासियत है, मैं जैसे ये सुनूंगा ना, तो मैं रेगुलरली उसको 1-1 1.5 घंटे तक एक ही सॉन्ग सुनता हूँ। ये मुझे कभी जब मन में आ गया। आप असली म्यूजिक लवर हैं। वैसे जिस गजल की आपने मुझे बोला है, ये गजल हर महफिल में गाई जाने वाली गजल है। जहाँ भी हम लोगों के गजल शोज होते हैं, वहाँ पे
ऐसा समझा कि 2 से 4 बार तो इस गजल को सुनते हैं ये लोग। हाँ। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगा, जो पत्थर छूने तू गोरी वो हीरा बन जा, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माना, एक तू ही धनवान है बाकी सब। एक इसमें सर एक बॉल है, वो भी आप गा के बताएं बताएंगे। वो जो जो बेरंग होता है उसके हाँ। उसके लोग वो लाइन बहुत मेहनत, मतलब यदि हम लोग यदि कहीं गुनहगार होते हैं ना, किसी भी चीज की गलती करते हैं तो लोग दबाते हैं उस गलती को। वो लाइन बहुत खूबसूरत। जो बेरंग है उन पर क्या क्या रंग जमाते लोग, तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते लोग, छल छबीली रानी थोड़ा घूंघट उनका, एक तू ही धनवान बाकी सब। ज्यादातर जो आप म्यूजिक किसकी ज्यादा गाने की डिमांड रहती है? अक्सर सर आम महफिल में तो आप जगजीत साहब को ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आपके फेवरेट कौन है? गुलाम अली जी तो आपने बता दिया। सर सभी फेवरेट हैं क्योंकि इन सभी से तो कमा के खा रहे हैं। भाई हम तो इतने बड़े हुए नहीं कि अभी तक हमारी कोई गजल मार्केट में आ गई और उसको उसकी डिमांड लोग कर रहे हैं तो फिर हम हमारे गाना चाहेंगे, तो अभी उस लायक बने नहीं है। जब बन जाएंगे तो हमारी गाएंगे, फिर वो काम उस लेवल पे होगा। लेकिन अभी तो सभी के गाने तो सब हमारे लिए अच्छे हैं और अच्छे ही हैं। वैसे भी वो लोग अच्छे ही हैं, ग्रेट लोग हैं और उन्होंने अच्छा काम किया सर। देखिए ना आप उस्ताद मेहंदी हसन साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, जगजीत साहब को देखिए आप, हरिहरन साहब को देखिए भी आप, तो ये सब तमाम लोग जो है, अनुज जलोटा जी को देखिए, ये इन लोगों ने काम किया है, एक छत्र राज किया है पूरा अपने अपने सिस्टम में। एक मैंने देखा था, एक चीज का मैं जानना चाह रहा था आपसे, गजल और शराब का कॉम्बिनेशन रहता है। तो जैसे पंकज दास जी की है थोड़ी थोड़ी पिया करो, और भी कई शराब पे बहुत है, तो मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन रहता है? सर एक्चुअली आपने देखा होगा शराब पीने वाला या तो पुराने गाने ज़्यादा सुनना पसंद करेगा या फिर वो गज़ल सुनना ज़्यादा पसंद करेगा। तो कहीं ना कहीं गज़ल में ऐसी पोइट्री होती है कि वो उस शराब भी के दिल तक घर कर जाती है। वो शायद राग को इतना जाने या नहीं जाने, वो वर्ड पे गौर करता है। तो आपके हिसाब से थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, जो नहीं पीता वो भी? सर मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। पर अब ये है कि किसी को कौन रोक सकता है, जिसको जो करना है करेगा वो। तो ठीक है, वो उसका अपना लाइफ, ईश्वर ने, मालिक ने जो लाइफ दी इंसान को, वो एंजॉय करने आए हैं लाइफ। मैंने एक ओशो का बहुत बड़ा एक वो सुना था, थॉट था उनका कि ईश्वर या मालिक यहाँ से ऊपर जाने के बाद में, मरने के बाद में तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। वो ये ज़रूर पूछेगा कि मैंने इतनी खूबसूरत तुम्हें लाइफ दी थी और तुम बेकार जी के आ गए वहाँ पे, तुम दुनियादारी में पड़े रहे, बस तुमने अपनी लाइफ जीना ही खत्म कर दिया। तुम समझे नहीं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम किस लिए पैदा हो, और तुम भागते रहे बस बीवी बच्चे परिवार वो। तो थॉट मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका कि ईश्वर ने आपको जो बना के भेजा है, कहीं ना कहीं आपसे भी तो आपकी लाइफ भी तो आपसे कुछ चाहती है। जैसे अभी जो माहौल है उसमें भी, जैसे हरिवंश राय जी भी बोलते हैं कि मेल कराती मधुशाला। हाँ, तो मतलब है मधुशाला का रोल भी हाँ सर है, बिल्कुल है। और एक बार मैंने ये भी सुना कि मैं तो पीता नहीं हूँ, तो लेकिन मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं भी नहीं पीता सर। तो फिर कैसे चलाते हो आप? नहीं सर, इसमें जो नशा है वो शराब में कहाँ सकता है सर। ये बात संगीत के जो 7 सुरों में नशा है सर, वो दुनिया की किसी ताकत में नशा हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, जो इसमें डूबता है फिर कभी निकलता ही नहीं। शराब से तो निकल जाता है आदमी। लेकिन म्यूजिक में डूबने के बाद वो अंदर जाता ही जाता है, वो निकलने की कोशिश नहीं करता फिर।
क्योंकि नशा ऐसा है। हाँ, मैं वही बात कर रहा था। लेकिन शराब पीने वाले दो दोस्तों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। हाँ सर, वो दोनों आपसी मन की बातें उनकी होती रहती है। हाँ, तो कुछ शराब पे कोई सॉन्ग जो हाँ, आपको बहुत ध्यान में आ सारी रहा हो, गजल्स गजल हैं, बहुत सारी गजल्स हैं, बहुत कोई सारे गाने बढ़िया भी सी। हैं। देखिए ना, एक बहुत अच्छा कलाम है। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। पीने के बाद बोल रहा है इस बात को। मैं होश में था तो मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू उतर गया कैसे। मैं होश में था। जिसे भुला कई साल हो गए जिसे भुला हुए कई साल हो गए जिसे भुला कई साल हो गए मैं आज उसकी मैं आज उसकी मैं आज उसकी मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे। ये जहर मेरे जिसे भुलाए कई साल हो गए तामिल, मैं आज उसी की गली से गुजर गया कैसे। तो मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। तो कई सारी गजलें हैं। तो कोई जो आपको बहुत ज्यादा लगते हो, जैसे पंकज उधास जी हो, जगजीत सिंह जी हो, गुलाम अली जी हो, या और भी कोई सिंगर हो जिनको आप कभी सुकून में बैठते होंगे, तो मतलब दुनिया का सुकून तो आप हैं, लेकिन आपका सुकून के लिए आप इनमें से किसको सबसे पहले सुनने का पसंद करते हैं? सर ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जब वक्त आप क्या कर अकेले रहे में हैं। हो, हाँ मतलब हाँ, मान लीजिए आप लोगों की भाग दौड़, शोज चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी आदमी सुकून में भी चाहता है, अरे नहीं यार बैठे हैं यार अब सुकून में, तब किसको सुनना पसंद करते हैं? भाई खान साहब, मेडिसन साहब, गुलाम अली खान साहब, जगजी साहब, इन्हीं लोगों को सुनना पसंद है। मैं लता जी को, आशा जी को सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है उनके गानों से। आज के जो इंस्टीट्यूट में बच्चों को आप पढ़ाते हैं, बच्चे है, आपको लगता है कि उन लोगों में इतना टैलेंट है इसको हाँ, सीखने का? जैसे 10 बच्चों का एक बैच होता है सर, तो उसमें 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं म्यूजिक फील्ड में। तो वैसे तो एक टीचर का पूरा दायित्व यही होता है कि वो हर बच्चे को बराबर से ट्रीट करे, है ना। लेकिन उसमें देख लिया जाता है कि कौन इंटरेस्टेड है ज़्यादा, कौन नहीं है, कौन अच्छा गा रहा है, वो मालूम पड़ जाता है आपको। आप टीचर हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन बच्चा जो है कितना करना चाहता है या करेगा आगे जाके। तो वो फिर आप उस पर फोकस रखते हो। तो जैसे कि तो मतलब आज के दौर का जो संगीत है उसमें ज्यादा म्यूजिक का रोल है, मैंने पूछा था आपसे पहले भी। म्यूजिक संगीत तो एक ही चीज़ है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो लेकिन आपको जो चेंजेस है, जैसे आप आज भी वही पुराने इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते हैं कि हाँ। कुछ नए नहीं इंस्ट्रूमेंट सर, आ गए आप लोगों के साथ? इंस्ट्रूमेंट तो नए इंस्ट्रूमेंट तो खूब हो गए हैं, लेकिन आप गाने की बात करेंगे तो आपको तानपुरे से ही रियाज करना पड़ेगा, जो कि पुराना साज है। आप गजल गाएंगे, गाना गाएंगे, हारमोनियम से गाएंगे या विदाउट हारमोनियम भी गाएंगे, तो आपको सुर की जरूरत तो पड़ेगी। तो बेसिक तो चीज़ें यही है। वो नए जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं वो जो रिकॉर्डिंग पर्पज से अच्छे हो सकते हैं, म्यूजिक पर्पज से अच्छे हो सकते हैं कि गाने में कौन सा म्यूजिक आपको क्रिएट करना है। बाकी असली आनंद तो आप देखें ना, उस्ताद गुलाम अली खान साहब, पूरी दुनिया उन्होंने हारमोनियम और तबले से जीती है। उन्होंने कहाँ दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज किया इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया तो उससे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? नहीं सर, जो साधक होगा ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसको पड़ता है जो टोटली म्यूजिक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो सारंगी का वो पीस बजेगा तब मैं दूसरा अंतरा गाऊंगा,
फिर वो कीबोर्ड का वो पीस खत्म होगा तब मैं तीसरा अंतरा गाऊंगा। आप जब ये प्रोग्रामों में जाते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड रहती है एक सॉन्ग की? जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, सॉन्ग, सर गजल या सूफी। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया सर। आजकल आपको सब मिक्स गाना पड़ता है, आपको जैसे वर्सेटाइलिटी रखनी पड़ती अपन ये लास्ट दौर में ही है पॉडकास्ट के, है जी। तो ऐसे ही ये जो मिक्स दौर का है तो एक काफी कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए, हाँ, लंबा सा एकदम, वही जो मिक्स है और जो अभी चल भी रहा है। मैं आपको एक पैरोडी सुना देता हूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय कमरे पर थम सा गया, तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को लगते हैं ये सारे मेरे सच, ये धरती, ये रहना, ये नदी, अभी ना जाओ कि दिल अभी भरा, अभी अभी बाहर बन के छोड़, हवा जरा महक तो ले, दिल जरा महक तो ले, शाम ढल तो ले जरा, ऐ शाम ढल तो ले जरा, ऐ दिल संभल तो ले जरा, थोड़ी देर जिए तो, नशे के घूंट पी तो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ कहा, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा। और भी कई गाने इसमें ऐड हो सकते हैं, इसी को कंटिन्यूअसली चलाते हैं। चलता रहता है। अब जैसे सर आप एक कोटा शहर 2 टायर 3 टायर की सिटी में आप रहते हैं, आपको लगता है कि एक बड़ी सिटी में यदि हम लोग रहते हैं या बड़ी सिटी में ये सब होता है, इतनी आपकी प्यारी आवाज है, मतलब मैं तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज आप मेरे गेस्ट हैं वैसे भी नहीं बोल रहा हूँ, आपकी वाकई में बहुत अच्छी आवाज है। थैंक यू। तो आपको लगता है कि यदि कोटा की जगह यदि कोई बड़ी सिटी में बॉम्बे में रहते तो आप ज्यादा वहां पर एक बड़े बन सकते बिल्कुल थे? सही सवाल किया आपने। हालात मेरे साथ थोड़े से उल्टे रहे हैं और मेरा जो संघर्ष है उसको मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ लाइफ में किसी को भी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोटा जो शहर है बाकायदा बहुत खूबसूरत भी है, एजुकेशन नगरी है, लेकिन म्यूज़िक के एतबार से ये शहर उतना बेटर नहीं है जितना होना चाहिए। तो आपको अगर एक अच्छे लेवल पे काम करना है तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे उतना समझ भी नहीं पाते ना जितना आप उनको बताना चाहते हो कि समझ भी नहीं पाते हो और उतना कुछ दे भी नहीं पाते होंगे। दे पाते सर, कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो मुझे लगता है कि कोटा एजुकेशन के तौर पे आपकी आपका जो जीवन है उसको जीने के हिसाब से बेटर जगह है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, चंबल बह रही है, बड़ा शानदार, पानी वाने का कोई कमी है नहीं, तो यहाँ पे आप रहने के एतबार से बेटर है शहर, लेकिन पढ़ने के एतबार से अच्छा है, पढ़ाई के एतबार से भी अच्छा है, लेकिन म्यूज़िक के एतबार से मैं बेटर नहीं मानता हूँ। म्यूज़िक के एतबार से अगर आप देखेंगे तो जो बड़े शहर हैं महानगर, लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये शहर बेटर है। कभी जाने का प्लान? सर मेरा चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों की दुआओं से ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी मुंबई शिफ्ट होने का। फिर हम कैसे याद करेंगे आपको? नहीं सर, मैं आप जब भी याद करेंगे मैं ज़रूर कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि हाँ, पहली बार ब्रॉडकास्ट राहुल जी के साथ ही मेरी हुई थी। एक चीज, कभी फॉरेन में भी शो करते हैं? सर मेरा चल रहा है, मैंने किया नहीं है। कोरोना से पहले मेरा एक टूर लगा था। अच्छा। तो सब कुछ फाइनल हो गया था, टिकट वगैरह, लेकिन वो कोरोना आ गया उस टाइम पे, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ कैंसिल हो गई थी उस टाइम पे, तो फिर बन नहीं पाया। अभी चल रहा है, वापस दुबई का चल रहा है, लंदन का चल रहा है, लेकिन देखो ईश्वर ने चाहा तो जल्दी वो भी
नहीं नहीं, आप बेहतरीन अच्छा कलाकार हैं। आपकी आवाज इतनी अच्छी है, मतलब बहुत सुकून देती है, तारीफ के लिए नहीं बोल रहा। तो ठीक है, वो ईश्वर ने कब किसके दरवाजे खोलने के लिए सर बोल रखा है, वो तभी खुलते हैं। देखिए सर, आप आपका काम ईमानदारी से करते जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली ईश्वर आपको मंजिल देगा, उस मकाम तक लेके जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। सही बात है। म्यूजिक में मंजिल तो मैंने कहा ना, कोई चाहेगा भी नहीं कि मंजिल मिल जाए उसको। बस यही है कि कलाकार के साथ जाती हो जाती है कि जब उसको उसका एक मकाम नहीं मिल पाता है। अब इसके लिए या तो वो एफर्ट नहीं कर पाता है, एफर्ट नहीं लगा पाता है, या वो गली कूचे में दब के मर जाता है, या जिम्मेदारियों के बोझ तले दब के मर जाता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मानना कि ठीक है, जिम्मेदारी अपनी जगह है, सब चीज़ें होंगी दुनिया में, लेकिन ये जो लाइफ मिली, एक ही बार मिली, इसको करना है कुछ। फैमिली को टाइम हम कैसे दे पाते हैं? देते हैं सर, मिल जाता है टाइम, इतना टाइम मिल जाता है। अभी इतना कोटा शहर में रह रहे हैं तो इतना काम है नहीं म्यूज़िक को लेकर। मैंने कहा ना कि म्यूज़िक के तौर पे कोटा शहर इतना बेटर नहीं है, तो इतना टाइम मिल जाता है कि फैमिली को दे पाते हैं हम लोग टाइम। जब बाहर आएंगे तो फिर बाहर का बाहर से देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत आप शुक्रिया मेरे सर। पॉडकास्ट में पधारे। थैंक आपका यू। मतलब मैं इतना सुकून मिला सुन के। मैं तो आपके 2-2 3-3 घंटे सुनता हूँ। अच्छा, मैं तो तैयार रहता हूँ आपका प्रोग्राम जहाँ थैंक यू हो। सो मच। आपने इस लाइक मुझे समझ रखा है और आप मुझे सुनते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। बहुत चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।